हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आज हम 8th का जो है ना सेकेंड लेक्चर फोर्स एंड प्रेशर सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखो क्या पढ़ा था, ये नोइंग अबाउट फोर्स। हमने फोर्स के बारे में जाना था कि फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है, ठीक है। उसके बाद पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद फोर्सेस ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, ये भी देखा था कि किस तरह से फोर्स जो है ना कि बिना इंट्रैक्शन का नहीं लगता, ठीक है। तो हमेशा फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में होना जरूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ना आए तो इंट्रैक्शन नहीं होता है और ना ही फोर्स लगता है। उसके बाद हमने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में बात किया था, फोर्स को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि दो अपोजिट फोर्सेस अगर लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या हम करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हमने देख रखा था। अब आगे हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। हम आज ये दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, फोर्स का इफेक्ट और उसके बाद फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते, टारगेट लिख लोगे आज का क्या है, टुडे टारगेट में लिखोगे, आज का टारगेट नोट कर लोगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स है और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, ये दोनों चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स। बताओ, जो पहले पढ़ाया था पिछली क्लास में, जो पढ़ाया हमने वही अभी हम क्या कर रहे हैं, सवाल करने वाले हैं। और पहला सवाल ये है कि अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स, क्या होता है बताओ? पुश और पुल होता है, प्रेशर होता है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, या फिर मैग्नीट्यूड होता है। बताओ क्या होगा? ये पुश एंड पुल बताया था। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, या तो हम पुश कर रहे होते हैं या फिर पुलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और फोर्स का डेफिनेशन भी होता है, क्या होता है? अ फोर्स इज अ पुल और अ पुश, ठीक। नेक्स्ट, अ फोर्स changes the motion of a body, speed of body, shape of body, all of the above। बताओ क्या होगा? क्या फोर्स मोशन ऑफ द बॉडी को चेंज कर सकता है, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है, या फिर शेप ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है, या फिर ये तीनों चेंज कर सकता है? बताओ क्या होगा? बताया था मैंने कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना, तो वो क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है बताओ? ये इसके अगर मान लो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो क्या इसके मोशन को इफेक्ट डालेगा? क्या इसके मोशन को चेंज करेगा? अगर ये मोशन में तो क्या इसको रेस्ट में लाने की क्षमता होती है? क्या फोर्स इसके मोशन को चेंज करेगा? इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है क्या? इसके स्पीड को चेंज कर सकता है क्या? जी हाँ, ये चेंज कर सकता है, ठीक है। फोर्स का काम ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करना, उसके स्पीड को चेंज करना, उसके शेप को चेंज करना, ठीक है, उसका काम ही है। तो क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी ये भी ठीक है, शेप ऑफ द बॉडी ये भी ठीक है, और ये तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग इज द। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस काम कर रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में, F1 होगा, F2 होगा, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। देन द नेट फोर्स एक्टिंग इज द, क्या होगा बताओ? क्या होगा? कह रहा है सम ऑफ द टू फोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस
बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? मैंने यहां पर बताया था जब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हम पढ़ रहे थे तब क्या बताया था इसमें कि इसका जो एफ नेट होता है, नेट फोर्स जो होता है क्या होता है, F1 अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। मतलब ये है कि दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और तो उसको हम डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस कह देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। किसी फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना ताकतवर फोर्स लगा रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? क्या उसके वेट पर डिपेंड करता है, क्या उसके मास पर डिपेंड करता है, या फिर उसके मैग्नीट्यूड पर, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स पर डिपेंड करता है? तुम किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाते हो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तुम्हारे वेट पे, तुम्हारे मास पे, तुम्हारे मैग्नीट्यूड पे, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से, उसके कारण से हम कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है, इतना कम है। अब देखो एक चीज, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मैग्नीट्यूड का मतलब? पहले तो वेट देख लो, वेट क्या होता है? वेट क्या होता है, पता है किसी को वेट क्या होता है? देखो, जितने भी अर्थ सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स है ना, उसको क्या करता है, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण से अपनी ओर क्या करता है, खींचता है या फिर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ वेट है, जिसमें भी मास है उसका क्या है, वेट है। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी कुछ मास है। इसको अगर हमने छोड़ा तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाता है ना। तो इसको कौन खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अर्थ अपनी तरफ खींचता है, और ये होता क्या है, वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। और इसको हम क्या कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, या फिर जहां पे g इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें वो क्या देगा, वेट देता है। और ये वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि जी की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर चलते जाते हैं तो वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है। और तुमने ये भी सुना होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में चला जाता है, जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला जाता है, वहां उसका वेट शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इसीलिए वो वहां पर फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, वहां पर क्यों, क्योंकि वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए वहां पर वेट जीरो हो जाता है। तो ये वेट हो गया। अब है, और हमारा भी तो वेट होता है। अगर हमारे मास में, जैसे मान लो कि मैं 70 किलो का हूँ, है 70 किलो में क्या करोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या आएगा, मेरा वेट आएगा। ठीक, मास नहीं है वो, क्या है, वेट आएगा। और मास क्या होता है फिर, मास क्या होता है, मास क्या होता है, the amount of matter
present in any object is known as mass of the ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट है मैटर का, या फिर मैटर का जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, तो मास से तो यहां पर कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होता, जितना मास है वो कहीं भी ले जाओ वो चेंज नहीं होगा। मास है क्या, स्केलर क्वांटिटी होता है, मास स्केलर क्वांटिटी होता है और ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वेट चेंज हो सकता है। यहाँ कुछ और है, अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे कुछ और हो जाएगा, इक्वेटर पे जाओ कुछ और हो जाएगा, पोल्स पे जाओ कुछ और हो जाएगा। तो वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है। अब देखो, कोई कहता है कि भाई मैंने ना अभी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक, और कोई कहता है कि भाई मैंने ना इस पे कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। कोई कह रहा है भाई F3, कोई भाई साहब कह रहा है कि मैंने भाई 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और कोई F4 कह रहा है, F4 कह रहा है भाई मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो यहां से तुम देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा फोर्स किसने लगाया, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है। क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये जो F4 वाला है ना ये बहुत ताकतवर था, इसीलिए इसने क्या किया है, 100 नहीं 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये 200 यहां पर क्या है, 200 इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, 200 है। तो 200 सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, उससे कम कौन लगा रहा है, F3 लगा रहे हैं, उससे कम F2 लगा रहे हैं, उससे भी कम F1 लगा रहा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। जो जितने जोर से क्या होगा, कहते हैं ना कि चोट लगाया किसी को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैग्नीट्यूड ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है फोर्स का। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला, अब है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट जो फोर्स का है उसको हम देखेंगे कि क्या क्या होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखो, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तुमने अपने घर में बहुत सारी चीजें ऐसा देखा होगा, ठीक है, या स्कूल में देखा होगा, खेलते हुए देखा होगा, या रोड पे देखा होगा, बहुत सारी चीजें तुमने पर डे बहुत सारी चीजें देखा होगा जहां पर क्या होता है, कुछ चीजें रेस्ट में होता है तो हम उस पर फोर्स लगा करके उसको मोशन में कर देते हैं। मान लो तुम चल रहे हो, चलते चलते किसी का आदत होता है रोड पे क्या हो, गिट्टी पड़ा होता है ना, उसको ऐसे लात मार दी। ठीक है, लात मार दी, लात मारने से क्या होगा, वो गिट्टी जहां पर पहले रेस्ट में था और वो कहाँ हो गया, कहाँ चला गया, वो मोशन में चला गया। ठीक है, तो हमारे लात मारने से क्या हुआ, वो गिट्टी जो है मोशन में आ गया। फुटबॉल का खिलाड़ी क्या करता है, फुटबॉल का खिलाड़ी हमेशा फुटबॉल को लात मारता रहता है, किक मारता रहता है। ठीक है, वो मैदान में या फील्ड में क्या होता है, मिड पॉइंट पे रखता है और एक खिलाड़ी आता है, इसे जोर से लात मारता है। जोर से लात मारने के बाद क्या हुआ, पहले तो भाई साहब फुटबॉल रेस्ट में था, लेकिन उसके बाद लात मारने के बाद क्या हुआ, वो मोशन में आ गया। तो हम पर डे कुछ ना कुछ ऐसा चीज देखते हैं होते हुए, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो हम फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में ले आते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है अभी, अगर मैंने इस पे इस तरह से फोर्स लगा दी,
हाँ, अगर ये इस तरह से फोर्स लगा के खींचा, ठीक है, अगर इस तरह से फोर्स लगा के खींचेगा तो क्या होगा, मोशन में आएगा, ये इधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जाहिर सी बात है करेगा करेगा, ठीक है, करेगा। जैसे यही देखो, ये भाई साहब है गोलू राम क्या कर रहा है, ये रस्सी लगा के इधर की तरफ खींच रहा है, और ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसके साथ ये रस्सी जो बंधा हुआ है फिजिकल इंटरेक्शन के साथ, कांटेक्ट फोर्स के साथ क्या कर रहेगा, फिर इसको भी इधर की तरफ खींचेगा। ये पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अब ये मोशन में आ गया, ठीक है, इधर की तरफ मोशन में आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने के बाद जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट था वो मोशन में आ गया। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये क्या करेगा, फिर एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, पहले ये डालोगे, हेडिंग डालोगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, और पहला नंबर में डालोगे इसको, पहले नंबर का ये क्या इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट स्टेट को चेंज करके मोशन में ला देगा, ठीक है, फिगर के साथ बनाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। देखो यहां भी वही बोल रहा था, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, चेंज क्या करोगे बताओ, स्टेट ऑफ क्या करोगे इसको भाई बताओ, मोशन, ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो ये लिखोगे यहां पर, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब कोई एलियन वेलियन लगता है, किसी दूसरे गोला का आदमी लगता है, और ये क्या कर रहा है, लुढ़कती हुई जो एक बड़ा सा पत्थर का गोला है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तो ग्रेविटी के कारण से क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, इसका मोशन किधर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। लेकिन ये एक बाहुबली का बच्चा क्या कर रहा है, इसको धक्का देकर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके वेट से ये ज्यादा क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो हो सकता है ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ धक्का देके ले जा सकता है, या फिर यहां पर होल्ड भी कर सकता है, इसको रोक के भी रख सकता है, ठीक है, हाँ? तो ये क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ मोशन करने की कोशिश कर रहा है, और ये बाहुबली का बच्चा धक्का देकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये क्या है, मोशन कर रहा है, और ये भाई साहब जो बाहुबली का बच्चा है वो क्या कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकता है, उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने ही देखा होगा अपने दोस्तों की साइकिल के साथ थोड़ी सी बदमाशी की होगी, तुम्हारा दोस्त जा रहा होगा तुमसे छुपा के कहीं पे पार्टी करने, चॉकलेट्स खाने, आइसक्रीम खाने, तुम्हें बिना बताए, और वो साइकिल से जा रहा, तुमने कहीं से देख लिया छुप के, तुम उसका पीछा करा, पीछा करने के बाद तुम क्या करते हो, उसके साइकिल का जो कैरियर होता है, कैरियर पकड़ के खींच लेते हो। वो तो मोशन में था, मोशन में था, लेकिन तुमने क्या किया, फोर्स लगा करके उसके मोशन को
रेस्ट में ला दिया, रोक लिया साइकिल, खींच लिया साइकिल, तो क्या हो गया, रुक गया है, रुक गया। तो अब तुमने देखा होगा एक खिलाड़ी जब क्रिकेट खेल रहा होता है, बैट्समैन क्या करता है, उधर से आती हुई बॉल को जैसे है ले पॉइंट की तरफ मारता है, चौका। लेकिन पॉइंट का फील्डर क्या करता है, उसको रोक लेता है। हाँ, उसको रोक लेता है। कैसे रोका, क्या बिना फोर्स के रोक लिया है? वो था यहाँ पर, आई बॉल और चिपक गई उसके हाथ में, नहीं, क्या हुआ, उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ही उस बॉल को रोक पाया। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। मान लो ये इधर से इधर की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है, हमने क्या करा, ये भाई साहब इधर से हाथ लगा के आएगा और इसको रोक लेगा, ये आएगा इसको रोक लेगा। साइज थोड़ी छोटी कर दो इसकी भी, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये इधर की तरफ मोशन करते हुए आ रहा है और ये भाई साहब क्या करेगा, इसको यहां पर फोर्स लगा के रोक लेगा, क्योंकि ये तो बाहुबली का बच्चा है, ये इसको रोक लेगा फोर्स लगा के। ठीक है, ये इधर की तरफ इसको फोर्स लगाएगा और ये रुक जाएगा। ठीक, तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने की क्षमता होती है। ठीक है, इसको भी नोट करोगे 2 नंबर डाल के, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। चलो आगे बढ़े क्या, अब है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज। कहोगे सर कैसे, शेप कैसे चेंज हो सकता है? क्या तुमने कभी पेंसिल तोड़ा है? क्या कभी तुमने शीशा तोड़ा है? हाँ, तोड़ा तो होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम इतने अच्छे बच्चे तो हो नहीं कि नहीं तोड़ोगे। हाँ, ये क्या कर रहा है बताओगे? एक कुम्हार को जानते हो, कुम्हार क्या करता है? कुम्हार का काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है और मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए क्या करता है, वो अपने एक चाक होता है, एक राउंड शेप में क्या होता है, चाक होता है, और उस पर बीच में क्या करता है, वो मिट्टी जो रहता है ना, इस तरह से वो मिट्टी डाल देता है और चाक को घुमाता है, इस तरह से घुमा दिया, ये घूम रहा है और घूमते 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 क्या कर रहा है, इस पर जो मिट्टी रखी रहती है हाथ से ऐसे कर करके नए नए डिजाइन और नए नए शेप दिया जाता है। तो ये कैसे हुआ, फोर्स लगा के तो होता है। अगर मान लो उसको सिर्फ घुमा के छोड़ दे तो क्या ये अपने से बन जाएगा बड़ा सा बर्तन, अपने से गुल्लक बन जाएगा क्या, अपने से दिया बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स जैसा लगेगा वैसा वैसा इसका शेप चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शेप चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तब जाके शेप चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, तुमने देखा होगा, ये तो सबने देखा होगा, ये क्या है, आर्चरी, जिसको हम धनुष कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो इस स्टेट में है तो क्या ये जो इसका एरो है निशाने को भेद पाएगा, निशाने की तरफ जा पाएगा? कहोगे नहीं सर। क्यों सर? हैं, नहीं जाएगा। लेकिन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ। एक्सटेंशन नहीं हुआ मतलब ये कि अगर ये यहां आ जाए तो क्या होगा,
अभी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब कौन सा फोर्स लगाओगे, ये फोर्स। अभी मैंने इसको ऐसे खींचा, इधर की तरफ खींचा, यहां पकड़ के हाथ लगा के क्या करा, इधर खींचा। और इसको खींचने के बाद क्या होगा, जब इधर इधर खींचोगे तो ये क्या होगा, ये वापिस से कहां आ जाएगा, यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इसको अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, इधर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, मतलब क्या, फोर्स लगेगा। तो ये क्या किया, इसके जो यहां पर हमने फोर्स लगाया, यहां जो हमने ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ा मैंने और इसे खींचा, तो क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। पहले ऐसे सीधा था, पहले ऐसे सीधा था, अब ये चेंज होके कहां पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया है, ये शेप चेंज हुआ। और एक एग्जांपल देखो, तुमने देखा होगा, ये सबने देखा होगा, ये बताओ क्या है, ये क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। अब इस पे अगर हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ, अब ये क्या करेगा, फोर्स लगाने के बाद जैसा है ये वैसा ही रहेगा क्या, नहीं, ये अपना शेप चेंज करेगा। कैसे करेगा, ये ऐसे 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 करेगा। ठीक है, ये यहां तक आ जाएगा, फैल जाता है ना। और जब हम स्प्रिंग पे फोर्स लगा के खींचते हैं तो क्या होता है, वो फैलता है, इलोंगेशन होता है उसमें। और जब हम छोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हैं? यही तो होता है, जब हम यहाँ से जो फोर्स लगाया हुआ था इसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, ये वापिस अपने शेप में आ जाएगा। तो फोर्स ने क्या किया, उसके शेप को चेंज किया। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, मम्मी को तुमने देखा होगा आटा गूंथते हुए, ठीक है, और मम्मी जब आटा गूंथती है ना, तुमने देखा होगा मम्मी ऐसे ऐसे लात घोंसों की मशीन में डाल के आटा गूंथती रहती है। हाँ, जब घोंसे डालती है ना, घोंसे लगाती है ना मम्मी आटे पे, तो क्या होता है, उसका भी शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, शेप चेंज होता है। और जब बेलन पे डालती है ना, फिर भी शेप चेंज होता है। या फिर उसका गोला गोला बनाती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो फिर भी क्या होता है, फोर्स लगा के ही उसका शेप चेंज करते हैं। फिर उसके बाद बेलन पे डालते हैं, फिर बेलन से जब फोर्स लगाते हैं ना, फिर जाके उसका और शेप चेंज होता है और रोटी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, चलो फिर इसको लिखो, नोट करो। ये क्या है, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इधर की तरफ फोर्स लगाई हमने, ये 3rd नंबर का है। अब अगला, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। हम फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? फोर्स तो हमने देख लिया क्या होता है, कैसे होता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब हमें यह देखना है कि भाई फोर्स कैलकुलेट कैसे करें। कुछ तो होगा कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो देखते हैं। अब इक्वेशन कौन सा होता है, देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर हमने एक फोर्स लगा दी, मान लो पुलिंग फोर्स F लगा दी। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, और जब इस पे फोर्स लगाई ना, इसने क्या करा, मूवमेंट स्टार्ट किया, मोशन में गया। ठीक है, मूवमेंट जब स्टार्ट किया तब इसके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, तब इसके पास एक्सेलरेशन आया इतना बड़ा नहीं लिखते यहां पे, एक्सेलरेशन आया a। ठीक है, जब इसको हमने F फोर्स से खींचना स्टार्ट किया और ये क्या किया, फिर a एक्सेलरेशन के साथ मोशन स्टार्ट करा, तब इस ऑब्जेक्ट पर हमने निकालना है कि फोर्स कितना लगाया था, कितना हमने फोर्स लगाया था। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। तो यहां पर होता है F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, F इक्वल टू m इंटू
ए होता है। और यहीं पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F इक्वल टू याद रखोगे क्या, m इंटू ए। ठीक, और अगर मान लो यहीं से हमें क्या करना पड़े, F तो दे दिया हमें, अब हमें क्या निकालना है, मास मान लो निकालना है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो यहां से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या हो गया, m को इधर रखो और f को a से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय a। और मान लो तुम्हारे पास फोर्स भी दिया है और मास भी दिया है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, वही चीज F बाई एम हो जाएगा, a इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। ये फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ये इसका काम आएगा। और ये याद ना हुआ ना तो फॉर्मूले तो समझ लो सवाल नहीं बनने वाला, यही तो फोर्स है। ठीक है, अब फोर्स का एक चीज और देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद क्या करोगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। इसको मैं लिख देता हूं, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको भी लिख लोगे। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पूछेगा भाई क्यों, तो क्या बोलोगे सर इसमें ना डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि हम जब फोर्स लगाते हैं तो किसी डायरेक्शन में ही लग रहा होता है ना, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लग रहा होता है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। हमने देखा था अभी, मैग्नीट्यूड क्या डिसाइड करता है कि उस फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, इसको नोट करोगे, इसके आगे थोड़ा और हम बात करेंगे, पहले इसको नोट करो। चलो आगे हम बात करते हैं। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा, क्या देखो कहाँ चले गया, चलो भाई तुम उधर, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं क्या, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। देखो हम फोर्स को दो यूनिट में
लिखते हैं खास करके। एक होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम। ठीक है, हम दोनों यूनिट को बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक, बारी बारी से दोनों यूनिट को देखते हैं क्या होता है। MKS सिस्टम। ठीक है, M के सिस्टम का मतलब क्या हुआ? देखो M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है भाई मास नहीं, M का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? इसका मतलब है मीटर। ठीक, इसका मतलब होता है केजी और इसका मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो अगर कोई हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं या फिर कोई यूनिट लेते हैं, उसका अगर हमने लिखा है जैसे मान लो कि ये है मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये MKS सिस्टम में है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ का SI यूनिट क्या लिया गया है? मीटर लिया गया है और टाइम का सेकेंड लिया गया। अगर वहीं ये होता केजी मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी MKS सिस्टम में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का जो SI यूनिट है मीटर लिया गया है और मास का SI यूनिट केजी लिया गया है और टाइम का SI यूनिट सेकेंड लिया गया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब? तो ये हो गया। अब देखो तो यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम क्या होगा? MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? देखो, अगर मैं कहता हूं भाई 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या हुआ? अगर 1 kg का कोई हमने मास लिया और उसको अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ हमने फोर्स लगाई, ठीक है, तो क्या हुआ? ये कितना होगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये क्या है? MKS सिस्टम में है, MKS सिस्टम में है। ठीक है, अब यहीं से हम एक चीज देखेंगे, MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है कैसे चेंज करते हैं। MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में चेंज कैसे करेंगे? तो चलो अगला है हमारा CGS सिस्टम। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सबका चहेता सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में सेकेंड जो है टाइम का यूनिट होता है, वो हमेशा ही रहता है। ठीक, अब देखो एक चीज हमने अभी देखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है ना? CGS यूनिट में चेंज करना है, CGS यूनिट में चेंज करना है। मतलब क्या है कि केजी को ग्राम में बदल लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे और सेकेंड तो भाई सेकेंड ही है, ये कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा? तो हम सबको मालूम है कि 1 kg में कितने ग्राम होता है? 1 kg में कितने ग्राम? सब कहेगा भैया 1 kg में
1000 ग्राम होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, केजी मीटर है, तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, शायद पता ही होगा तुम लोगों को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक, बाय सेकेंड स्क्वायर, ये तो चेंज नहीं होगा, हाँ चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, कितना जीरो है ये, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 4 5, ग्राम का ग्राम लिखो, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, उसके बाद बाय बटाइए, अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 5 डायन। ये वो डायन नहीं है जो समझ रहे हो, ठीक है, ये वो डायन नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, ये क्या है, फोर्स की यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, जिसको हम डायन कहते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये होता है 2 यूनिट हम लिखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स में, एक एमकेएस सिस्टम में, दूसरा सीजीएस सिस्टम में। और एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम का जो वैल्यू है 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहेंगे, सीजीएस यूनिट में 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 10 टू द पावर 5 डायन। डायन का मतलब वो नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो वो नहीं होता है डायन का मतलब, ये डायन क्या है, सीजीएस यूनिट है फोर्स का। ठीक, नोट करोगे इसको बढ़िया से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो आगे क्या है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ फोर्स हैज, क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, नन ऑफ दिस। तो फोर्स के पास क्या क्या होता है भाई, अभी तो बताया था शायद, हाँ, फोर्स is a vector quantity and it has both magnitude and direction। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A force is a, अभी तो बताया था, force is a vector quantity and it has both magnitude and direction। Force is a vector quantity and it has both magnitude and direction, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कह रहा है, रोहन and his 2 friends Tarun and Sohail push a box from opposite sides. The magnitude of the force applied by the Rohan is 80 Newton. That by Tarun and Sohail is 55 and 25 Newton. Calculate the net force acting on the box। तो ये क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे फोर्स लगाया जा रहा है, किसके द्वारा,
कह रहा है रोहन है और उसका दो दोस्त है, कौन सा, तरुण है और सोहेल है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो मान लेता हूं मैं इधर की तरफ कौन लगा रहा है, रोहन लगा रहा है, रोहन इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और कितना लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, रोहन कितना फोर्स लगा रहा है बताओगे? रोहन इज 80 न्यूटन। और उसका जो दो दोस्त है, दोनों दोस्त तरुण और सोहेल किधर की तरफ लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और कितना है, तरुण का कितना फोर्स है, तरुण का 55 न्यूटन है और सोहेल का 25 न्यूटन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लिख देंगे यहां पर भाई ये तरुण है और ये कितना है, तरुण का कितना है, पहले कौन है, तरुण है, तो तरुण का 55 है, 55 न्यूटन है। उसके बाद इधर कौन है, सोहेल है, सोहेल भाई साहब कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है 25 न्यूटन। अब बताओ, जब मैंने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस बताया था तुम लोगों को, तब मैंने बताया था कि जब भी कोई अपोजिशन फोर्स हो या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, तब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं दोनों का, दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर बताओ एफ नेट क्या होगा, रोहन को ऐड करो, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं यहां पर क्या लिखता हूं, एफ आर मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड बाय रोहन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में ये है, तो क्या करो, इसको घटा लोगे तो एफ बाय तरुण माइनस फोर्स अप्लाइड बाय सोहेल। अब क्या करोगे, वैल्यू रखो, वैल्यू कितना है इसका, 80 न्यूटन माइनस एफ टी कितना है तरुण का, 55 न्यूटन माइनस एफ एस फोर्स अप्लाइड बाय सोहेल कितना है, 25 न्यूटन। अब घट के क्या मिलेगा बताओ, 80 न्यूटन माइनस 55 प्लस 20 और 25 कितना होगा, 80 न्यूटन होगा, 80 न्यूटन। तो बताओ नेट फोर्स कितना आया, 0। इसका मतलब मुझे बताओगे क्या हुआ, रोहन और सोहेल क्या कर रहा है, रोहन और उसके दो दोस्त तरुण और सोहेल क्या कर रहा है, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मूवमेंट करेगा क्या, नहीं करेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा, अस्थिर रहेगा, कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चिनचैन इज ड्राइविंग हिज कार, ये चिनचैन है जो बैठा है ना इस पे, चिनचैन है, हाँ चिनचैन, चाइना, चैंगचोंग, ये चिनचैन, ये क्या कर रहा है, अपनी कार ड्राइव कर रहा है, अपनी कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है क्या, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंजन टू मूव अ कार विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक द मास ऑफ द कार एंड द चिनचैन इज 100 kg, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कार चला रहा है और कार और चिनचैन दोनों अगर बैठ जाता है तो दोनों का मास, टोटल मास कितना हो जाता है, 100 kg हो जाता है। और कह रहा है कि दोनों मतलब कार के इंजन को, चिनचैन और कार को खींचने के लिए कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे, कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो देखो यहां पर क्या है, अभी मैंने फॉर्मूले बताया था तुम्हें कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, ठीक है। और हमें F ही मालूम करना है, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ क्या क्या है, यहां पर गिवन क्या है, गिवन क्या है, मास दिया है, मास कितना है, 100 kg है, 100 kg, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन ए कितना दिया है,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बस हमें क्या निकालना था, एफ निकालना था, फोर्स निकालना था, तो बस हो गया। फिर फॉर्मूला हमें मालूम है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। एफ इक्वल टू एम ए में एम कितना है, 100 kg है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या निकल के आया, 200 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या लिखेंगे, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। चलो नोट करो जल्दी से। कर ले, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, चैलेंजर क्वेश्चन। A force of 5 Newton acts on a mass of 2 kg at rest for 10 seconds. Find the final velocity of the body after 10 seconds. तो मतलब ये है, देखो मतलब समझो। सवाल कह रहा है 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है एक 2 kg वाले मास पर जो कि रेस्ट में है। मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, ये ऑब्जेक्ट पहले था रेस्ट में, जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, मास 2 kg दिया हुआ है, और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, धक्का दिया जा रहा है या खींचा जा रहा है। F इक्वल टू कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। और कितने सेकंड के लिए लग रहा है, लग रहा है 10 सेकंड के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मोशन होगा। मोशन होगा तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच गया होगा 10 सेकंड में। हाँ, अगर फोर्स लगेगा तो मोशन तो होगा, मोशन होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। कहाँ आ जाएगा, मान लो यहां आ जाएगा, 10 सेकंड में यहां पहुंच गया। ठीक, मास तो चेंज नहीं होने वाला कभी, मास उतना ही रहना है। लेकिन जब ये रेस्ट से स्टार्ट किया ना, तब इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ गई होगी उसमें, तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते v हो गया होगा। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, वही तो निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। तो भाई साहब देख लो कि पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है, मास दिया है 2 kg का, उसके बाद F दिया है 10 न्यूटन का, नहीं 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 10 नहीं है, 5 न्यूटन है। क्या है, 5 न्यूटन का है, और टाइम दिया है, कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया है, ये 10 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया है। तो पूछा क्या है कि 10 सेकेंड के जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर क्या है, हमारे पास मास दिया हुआ था ना, मास है यहां पर 2 kg का, और F दिया हुआ है कितना है, 5 न्यूटन का था। तो मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखाया तुमको, फॉर्मूला बताया तुम्हें, ये देख रहे हो, F इक्वल टू एम ए, तो M इक्वल टू एफ बाई ए, और A इक्वल टू एफ बाई एम। तो बताओ अगर फोर्स और मास दिया हुआ रहे तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? तो चलो जो पहले निकल रहा है ना उसी को निकाल लेते हैं, जो निकल रहा है उसी को निकाल लेते हैं। क्या निकल रहा है यहाँ से, हमारा एक्सेलरेशन निकाल रहा है। क्या होगा, F डिवाइडेड बाय एम। F कितना है भाई, 5 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय 2 kg। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। इंप्लाई दैट A इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
अब क्या करोगे? अब क्या रहा है भाई, वो 10 सेकेंड तक क्या कर रहा है, फोर्स लगाना है, तो आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है, पता है क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पता है क्या होता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, तुम लोगों के लिए बढ़िया से लिखना पड़ेगा, रुक जा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहां पर क्या है, v क्या है, यहां पर v होता है भाई फाइनल वेलोसिटी, और यही हमें निकालना था अभी। ठीक है, यहां पर u क्या है भाई, u होता है, u को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद a क्या है, यहां पर a होता है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, u था, u 0 था। ठीक, अब क्या आ गया हमारे पास, m है, v है, v नहीं है, v निकालना है, तो v निकालोगे यहां पर। ठीक, तो v इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने देखा क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो v इक्वल टू, u तो 0 है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, और a कितना आया अभी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या, t कितना है, 10 सेकेंड के लिए लगा था, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, v इक्वल टू 2.5 इंटू 10 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा हो गया भाई आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा आंसर 25 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब उस ऑब्जेक्ट पर 10 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी आ जाएगा, ये 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लोगे यहां से इसको पूरा नोट कर लोगे, फोटो सहित, फोटो के साथ बनाओगे, जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलो अगला देखिए क्या है। अब तो कुछ नहीं है, अब है तुम्हारे पास क्या, याद रखने योग्य क्या क्या चीजें हैं, एफ क्या होता है, एफ होता है भाई फोर्स, एम इंटू ए। ठीक है, और क्या, अगर यहीं से ए निकालो तो एफ बाय एम हो जाता है, और एम निकालो तो क्या हो जाएगा, एफ बाय ए हो जाता है। ये हो जाता है फॉर्मूले जो याद रखने हैं। ये तो जनरली सबको याद रहता है, ये याद नहीं रहता, इसीलिए इसको याद कर लोगे। उसके बाद अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी याद रहे। यहीं से अगर हमने टाइम निकाला तो t इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी हो जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगर हमने यहां से a निकाला, a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई
टी, ये भी याद रहना चाहिए। ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं जो याद रहे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जो भी पढ़ाया वो सारा रिवाइज कर लेना। रिवाइज करोगे तभी आगे काम आएगा, नहीं तो फिर आगे फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक, रिवीजन करते रहो, खाते पीते रहो, तंदुरुस्त रहो। ठीक, चलो।